रीबर्थ इन नॉवल फॉर रिवेंज। एपिसोड 8। पूरी राजावत फैमिली वापस राजावत मैंशन चली गई थी। वहीं मल्होत्रा फैमिली अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगी थी। वहीं बालकनी में खड़ी सनम काले घने आसमान को देख रही थी जिसमें सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं था। सनम अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। भगवान जी, आपने मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां दी है। मैं अपनी असली जिंदगी को छोड़ इस नॉवेल में कैद हो गई। आकर यहाँ भी आपने मुझे इतना अच्छा परिवार, इतना प्यार करने वाले भाई और अब इतना प्यार करने वाले जीवन साथी दिया है। सनम अपने में ही सब कुछ सोच रही थी। वही सामने अंधेरे में खड़ा वह इंसान सनम को गुस्से और नफरत में देख रहा था। तभी वह इंसान सनम को देखते हुए कहता है, कल का दिन है, तुम्हारे पास रह लो अपने परिवार के साथ। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी जिंदगी में कौन सा तूफान बनकर आया हूँ। राजावत मेंशन में अभिमन्यु अपने कमरे में था और अभिमन्यु का असिस्टेंट राघव उसे कुछ बता रहा था। जैसे जैसे राघव अभिमन्यु को वह फाइल पढ़कर सुना रहा था वैसे वैसे अभिमन्यु का गुस्सा उसकी आंखों से झलक रहा था, जो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि उनमें से अभी खून निकलने वाला है। राघव फाइल बंद करके कहता है, सर, उसका टारगेट सनम मैडम है और वह हर कीमत पर सनम मैं को बर्बाद करना चाहता है और उसका ये टारगेट कल रात को पूरा होने वाला है। उसने पूरी प्लानिंग कर ली है। जानलेवा नजरों से राघव को देखकर कहता है, सनम की प्रोटेक्शन में पूरी टीम लगा दो, किसी और की दुश्मनी की सजा मेरी सनम नहीं भुगतेगी। अभिमन्यु की इतनी ठंडी आवाज सुनकर राघव की रीढ़ की हड्डी तक कंपन हो जाती है और वह ओके बॉस बोलकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। अभिमन्यु सामने देखते हुए कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अभिमन्यु। राजावत की बीवी पर अपनी नजर डालकर दुश्मनी करनी तो बराबर की करो, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा उससे करो, लेकिन मेरी जान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचकर ही तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अगली सुबह चारों तरफ खुशियों का माहौल था क्योंकि हल्दी, मेहंदी और संगीत का फंक्शन एक साथ रखा गया था। सुबह सनम तैयार होकर पीली राजस्थानी पोशाक पहनकर तैयार हो चुकी थी। वह बिल्कुल एक महारानी की तरह लग रही थी। हल्दी लुक। सनम को इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ देखकर पूरे मल्होत्रा परिवार की आंखें नम हो गई थी, लेकिन वह जानते थे एक ने एक दिन तो अपनी बेटी को विदा करना ही था। लेकिन अभिमन्यु ने जिस तरह की ड्रेस पसंद करके सनम के लिए भेजी थी, सब लोग उन चीजों को देखकर बहुत खुश थे कि सनम को इतना अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। राजावत मेंशन में अभिमन्यु की हल्दी हो चुकी थी और अभिमन्यु की झूठी हल्दी सनम के लिए भेजी गई थी, जो कि अभिमन्यु का दोस्त राघव और अनिकेत लाने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा परिवार में हल्दी की सारी तैयारियां हो गई थी। थोड़ी देर में राघव और अनिकेत आ जाते हैं और लाई हुई हल्दी सनम को लगाई जाती है। सनम पर हल्दी का रंग बहुत अच्छे से चढ़ा था। वहीं राघव लाइव अभिमन्यु को सनम को दिखा रहा था। सनम का हल्दी लुक देखकर तो अभिमन्यु घायल ही हो चुका था, पूरी तरीके से दीवाना हो चुका था सनम की मोहब्बत में। थोड़ी देर बाद सनम को उसके कमरे में भेज दिया जाता है। सनम नहा धोकर मेहंदी के लिए तैयार हो जाती है। आज उसकी तीनों भाभियों उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। हर पल हर एक लम्हा वह उसके साथ उसके साईं की तरह थी। मेहंदी लुक। सनम तैयार होकर जैसे ही बाहर हाल में आती है, सबकी आंखें सनम के ऊपर रुक जाती हैं क्योंकि वह लगी इतनी सुंदर रही थी। अभिमन्यु ने सनम के लिए सारे राजस्थानी कपड़े भेजे थे, इसीलिए पहली बार राजस्थानी कपड़ों में देखकर पूरा मल्होत्रा परिवार बहुत खुश था। मेहंदी और संगीत का फंक्शन एक साथ था, इसीलिए सब लोग मेहंदी और डांस एक साथ कर रहे थे। सनम की आंखें नम हो गई थी क्योंकि कल वह अपने परिवार को छोड़कर चली जाएगी, किसी और के आंगन में, किसी और की इज्जत, किसी की पत्नी बनकर। वही पूरे मल्होत्रा परिवार की आंखें नम थी, लेकिन उन सब के बीच कोई ऐसा था जिसकी नजरें एक तक सनम के चेहरे पर बनी हुई थी। वह एक मौके की तलाश में था, कब सनम अकेले मिले और कब वह अपने काम को अंजाम दे। सनम को भर के मेहंदी लगाई गई थी। हाथों पैरों में सनम के मेहंदी बहुत अच्छे से रखी गई थी। सारे फंक्शन खत्म हो चुके थे और अब कल के लिए सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। सनम जैसे ही अपने कमरे में आती है, कोई उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है और थोड़ी ही देर में सनम उसके हाथों में झूल जाती है और वह काला साया सनम को वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ अभिमन्यु को बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। राघव, अनिकेत और पंकज अभिमन्यु की हालत देखकर बहुत परेशान थे। सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अभिमन्यु अपनी सांसों को संभालते हुए राघव की तरफ देखकर कहता है, सनम खतरे में है। जैसी राघव ये सुनता है, उसे अस्पताल का वाकया याद आ जाता है और राघव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वह जल्दी से अपने सीक्रेट गार्ड को कॉल करता है, लेकिन उनमें से कोई भी फोन रिसीव नहीं करता। ये देखकर राघव परेशान हो जाता है क्योंकि वह जानता था उसके सीक्रेट गार्ड बहुत ट्रेन थे। अगर वह फोन नहीं उठा रहा है मतलब वह इस दुनिया में नहीं है, वरना वह राघव और अभिमन्यु का फोन ना उठाने की गलती कभी नहीं करते।
राघव अभिमन्यु को अच्छे से संभालता है और कहता है, सर अगर आज आपने हिम्मत हार देना तो आप हमेशा के लिए भाभी को छोड़ेंगे, इसीलिए आपको हिम्मत रखनी होगी और हमें हर हाल में भाभी को ढूंढना होगा। राघव की बात सुनकर अभिमन्यु खुद को हिम्मत जताकर खड़ा होता है और अब अभिमन्यु की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी और वह नफरत से कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सजा बहुत जल्द तुम्हें मिलेगी। लो। अभिमन्यु, राघव, अनिकेत, पंकज चारों ही अपने बॉडीगार्ड्स की फौज को लेकर मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अचानक मल्होत्रा मेंशन में इतनी सारी गाड़ियों की आवाज सुनकर पूरा परिवार और आए हुए रिश्तेदार बाहर आ जाते हैं। अभिमन्यु को इतनी खतरनाक रूप में देखकर सबकी रह काम जाती है। अभिमन्यु गुस्से में हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहता है, आपके घर से आकर कोई आपकी बेटी को लेकर चला गया और आपके कानों कान खबर तक नहीं। जैसे ही बालोत्रा परिवार के कानों में यह बात पहुंचती है सब लोग हैरान रह जाते हैं। अक्षय, अर्जुन और समीर भागकर सनम के कमरे में जाते हैं लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था, ना सनम और ना सनम से जुड़ी हो कोई खबर। वह तीनों जैसे स्पीड से सनम के कमरे में गए थे उसे दुगनी स्पीड से वह नीचे आते हैं और अभिमन्यु की तरफ देखकर हैरानी से कहते हैं, आपको कैसे पता चला था कि सनम का किडनैप हो गया है? अभिमन्यु गुस्से में उन सब की तरफ देखकर कहता है, तुम सब लोगों ने जिस इंसान का बिजनेस बर्बाद किया, जिसकी फैमिली पर बात की, वह इंसान अपना बदला लेने आया है और उसकी टारगेट सनम है। जैसे ही पूरे मल्होत्रा परिवार के कानों में यह बात जाती है सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन अपने अनजान दुश्मन से अनजानी थे वह लोग। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा दुश्मन है उनका जो उनकी बेटी को टारगेट कर रहा है। तारा आगे बढ़कर आती है और अक्षय की आंखों में आंखें डालकर रहती है, सनम को वापस लेकर ही आना अक्षय, वरना मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने सनम को अपनी बेटी माना है। अगर मेरी बेटी को एक खरोच भी आए ना तो आई स्वेयर वह पल, वह लम्हा हमारे रिश्ते का आखिरी पल होगा। इसीलिए अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि वह कौन दुश्मन है जो तुम सबसे दुश्मनी निकालने के लिए सनम को टारगेट कर सकता है। अक्षरा, महिमा दोनों ही अर्जुन और समीर की तरफ देखते हैं। वहीं रागिनी जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, उनकी इकलौती बेटी थी सनम, उससे कोई किडनैप करके ले गया और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसे बर्बाद करना चाहता है। दादा दादी तो एकदम से सन्न रह गए थे, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हर्षवर्धन जी के सीने में दर्द होने लगता है, तभी अनुज जी उन्हें संभाल लेते हैं। वहीं पलक जी अपने में बिजी थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से मल्होत्रा परिवार पर इतनी मुसीबत कहाँ से आ गई। कार्तिक अभी पार्टी करके बाहर से आया था, घर का माहौल देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वह जैसे ही सामने आकर देखा है तो घर की सारी औरतें रो रही थी और सारे मर्दों की आंखों में भी आंसू थे। ये देखकर वह तरह की तरफ, अभी क्या हुआ, ये सब लोग इतने परेशान क्यों है? तारा अपने भरे गले से कहती है, सनम को कोई किडनैप करके ले गया घर से और हम में से किसी को पता ही नहीं चला। कार्तिक जैसे ये सुनता है वह तुरंत अभिमन्यु की तरफ मुड़कर कहता है, इसका मतलब जो मैं 4-5 दिन से महसूस कर रहा था वह सही था। मैंने महसूस किया था कि कोई हर पल सनम पर नजर रखता है, मैंने महसूस किया था कि सनम के आसपास कोई होता है, लेकिन कभी देखा नहीं और मुझे भी लगा कि शायद मेरा बहन है। जैसे ही मल्होत्रा परिवार कार्तिक की बात सुनता है सब हैरान रह जाते हैं। तभी कार्तिक उन्हें 2-3 इंसिडेंट बताता है जो अभी फिलहाल में हुए थे। ये सुनकर समीर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कहता है, वह वापस आ गया है पापा अपना बदला लेने, क्योंकि जाते वक्त उसने हमसे कहा था कि वह हमारी कमजोरी पर वार करेगा और शायद उसे हमारी कमजोरी सनम के रूप में मिल चुकी है। अल्पाउटिंग। कार्तिक अभी पार्टी करके बाहर से आया था, घर का माहौल देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वह जैसे ही सामने आकर देखा है तो घर की सारी औरतें रो रही थी और सारे मर्दों की आंखों में भी आंसू थे। ये देखकर वह तरह की तरफ, अभी क्या हुआ, ये सब लोग इतने परेशान क्यों है? तारा अपने भरे गले से कहती है, सनम को कोई किडनैप करके ले गया घर से और हम में से किसी को पता ही नहीं चला। कार्तिक जैसे ये सुनता है वह तुरंत अभिमन्यु की तरफ मुड़कर कहता है, इसका मतलब जो मैं 4-5 दिन से महसूस कर रहा था वह सही था। मैंने महसूस किया था कि कोई हर पल सनम पर नजर रखता है, मैंने महसूस किया था कि सनम के आसपास कोई होता है, लेकिन कभी देखा नहीं और मुझे भी लगा कि शायद मेरा बहन है। जैसे ही मल्होत्रा परिवार कार्तिक की बात सुनता है सब हैरान रह जाते हैं। तभी कार्तिक उन्हें 2-3 इंसिडेंट बताता है जो अभी फिलहाल में हुए थे। ये सुनकर समीर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर कहता है, वह वापस आ गया है पापा अपना बदला लेने, क्योंकि जाते वक्त उसने हमसे कहा था कि वह हमारी कमजोरी पर वार करेगा और शायद उसे हमारी कमजोरी सनम के रूप में मिल चुकी है। अल्पाउटिंग। मोटो परिवार में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से खुशियों में ग्रहण कैसे लग गया, लेकिन कोई था जो उन सबको देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी। वहीं घने जंगल के बीचों बीच एक अपार्टमेंट था जो लकड़ी का बना हुआ था। चारों तरफ घना जंगल और जानवरों की आवाज आ रही थी। उसी घर के एक कमरे में एक लड़की बेड पर बेहोश लेटी हुई थी। उसने अभी भी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, पूरी राजपूती पोशाक में वह कहीं की महारानी लग रही थी। उसके चेहरे का तेज उसे दूसरी लड़कियों से अलग बना रहा था। वहीं वह काला साया सोफे पर बैठा एक तक उसे लड़की को देख रहा था।
धीरे धीरे सनम की आंखें फड़फड़ाना लगते हैं और वह अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके सर में दर्द है और वह किसी दूसरी जगह, वह एक झटके में उठकर खड़ी हो जाती है और आसपास देखने लगती है। तभी उसकी आंखें अपने सामने बैठे उसे काले साई की आंखों से जा मिलती है और उन आंखों को देखा सनम के चेहरे पर एक सार्कास्टिक मुस्कुराहट आ जाती है और वह बेड पर अपने पैर रखकर बैठ जाती है और कहती है, नाइस मूव सबके होते हुए तुम मुझे वहां से ले आए, दम तो है तुम्हारे अंदर। वह काला साया अपनी आंखों में हैरानी लिए सनम को देख रहा था। जहां तक उसने सनम के बारे में पता किया था, सनम बहुत ही डरपोक किस्म की लड़की थी जो किसी के सामने खुलकर अपने दिल की बात भी नहीं रख पाती थी, छोटी छोटी बातों से डर जाया करती थी। लेकिन इस सनम को देखकर तो उसे लगी नहीं रहा था कि वह किडनैप होने के बाद भी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके चेहरे पर या उसकी आंखों में डर का एकमात्र रेशा नहीं था। सनम मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम पिछले 10 दिनों से मुझ पर नजर रखे हुए हो? मेरे कमरे में आते हो, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किया, सीडीओ पर तेल डाल तेरे से मुझे धक्का देने की कोशिश करी, या मॉल में मुझे रूम में लॉक करने की कोशिश करी। मुझे कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता था मुझे और मेरी नजरें हर वक्त तुम्हारे ऊपर थी। लेकिन मैं खुद तुमसे रूबरू होना चाहती थी, इसीलिए तो तुम मुझे किडनैप कर पाए, क्योंकि मैं चाहती थी तुम्हारे साथ आना। मैं देखना चाहती थी कि मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो इतनी शिद्दत से मुझ पर नजर रखे हुए है। वह काला साया रोशनी में आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सनम की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह काला साया मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं क्या लगा मुझसे पीछा छूट गया तुम्हारा? नहीं जाने मन, ऐसे कैसे पीछा छूट जाएगा? पिछले जन्म का नाता है हमारा, उस दुनिया में पागल था तुम्हारे लिए और इस दुनिया में दुश्मन। जिस वक्त तुम्हारा रिबर्थ हुआ था ना, उसी वक्त मेरा भी हुआ था। लेकिन तुम्हारे दुश्मन के शरीर में जो तुमसे बदला लेना चाहता था, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देना चाहता था। लेकिन मुझे तुमसे नफरत कब हुई जानती हो जाने मनल? जब मैं तुम्हें अभिमन्यु राजावत की बाहों में देखा, तुम शायद भूल गई हो तुम किसी के भी शरीर में हो। मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा घमंड, सब कुछ छलकता है कि तुम मेरी हो। और सनम, जैसे ही पूरे मल्होत्रा परिवार को पता चलेगा कि तुम सनम नहीं करती हो, तो जानती हो ना क्या होगा? तब तुमसे नफरत करेंगे, तो मैं धोखेबाज कहेंगे। और अभिमन्यु जिससे तुम प्यार करने लगी हो, वह तो सनम से प्यार करता है ना, इस सनम से नहीं। शबनम बिना किसी डर के अपने हाथों को फोल्ड करके कहती है, तुम अपने इरादों में तब भी कामयाब नहीं हुई थी, अभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि तुम मुझे जानते हो, मैं वही सनम हूँ। लेकिन ये सनम कमजोर थी, मैं कमजोर नहीं हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं तो मेरी ताकत से बहुत अच्छे से वाक्य को, जब तुम उसे दुनिया में मुझे नहीं जीत पाए, इस दुनिया में कैसे जीत लोगे? मेरी मौत वहाँ इसलिए हुई क्योंकि मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया था, मेरे सो कॉल्ड प्यार और मेरी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने, वरना तुम्हारी और उनमें से किसी की औकात नहीं थी जो तुम मुझे मार सकते या हरा सकते। दूसरी तरफ पूरा मल्होत्रा परिवार पागलों की तरह शर्म को ढूंढ रहा था। राजावत मेंशन में भी सबको पता चल चुका था कि सनम का किडनैप हो गया है। अभिमन्यु तो पूरे मुंबई में कर्फ्यू लगवा दिया था, हर एक गाड़ी की चेकिंग हो रही थी, आसमान में हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे थे कि कहीं तो सनम का कुछ ब्लू मिल जाए। एक पूरी बॉडीगार्ड की फौज पूरे मुंबई में आसपास के जंगलों में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को अब तक सनम के बारे में कोई किलो नहीं मिला था। सुबह हो चुकी थी और शायद ये सुबह सबके लिए कुछ न कुछ लाने वाली थी। सनम उसे कई साई की तरफ देखकर कहती है, भूल जाओ वीरेंद्र दुश्मनी को या जो भी कुछ है, हम एक नवल में है और यहाँ हम अपनी किस्मत अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तुमने भले ये नोबेल नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं पढ़ी है। तुम्हारा अंत बहुत दर्दनाक होगा, इसीलिए कह रही हूँ, खुद को सुधार लो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। उसे वक्त तुम्हारे पास पैसा पावर कुछ नहीं था, लेकिन इस नॉवेल में तुम बिजनेसमैन हो, अच्छा खासा कमाते हो, एक अच्छी फैमिली है, इतनी प्यार करने वाली बीवी है। भले ही उसे वीरेंद्र ने अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखा, तुम तो रख सकते हो ना, और वह तुमसे सच्चा प्यार करती है, तो मेरी बात को सोचना जरूर। हाँ, अगर दुश्मनी निभानी है तो आमने सामने की निभाते हैं, बिजनेस में निभाते हैं, लेकिन एक दूसरे की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सनम की बात सुनकर वीरेंद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और वह सनम को घूरते हुए कहता है, मुझे आपकी बातें मंजूर हैं, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी चाहिए। सनम वीरेंद्र की तरफ देखकर कहती है, बोलो क्या बोलना चाहते हो? तुमल ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, तुम्हारी एक रात चाहिए मुझे, उसके बाद तुम बताए। अभिमन्यु राजावत से शादी कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की रात मेरे साथ सुहागरात मानो, चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से। तभी सनम वीरेंद्र के चेहरे पर एक थप्पड़ मार देती है और अपनी आंखों में ज्वाला लिए वीरेंद्र को देखकर कहती है, तुम इतनी घटिया इंसान होना कि तुम्हें सुधारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तो सोच रही थी कि हम अपनी रियल जिंदगी को रियल में ही छोड़कर आ गए हैं और हम एक नोबेल में हैं, तुम शायद बदल जाओ, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसी तरह तुम जैसा घटिया इंसान कभी बदल नहीं सकता।
वीरेंद्र जैसे ही सनम के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, सनम वीरेंद्र के हाथ को पकड़कर उसकी पीठ से लगा देती है और कहती है कोशिश भी मत करना वरना जला कर रख कर दूंगी, और एक जोरदार किक है वीरेंद्र पैरों के बीच में मारती है। वीरेंद्र जमीन पर गिर जाता है। वीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह दर्द में बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। तभी अचानक से गेट खुलता है और 1 दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड अभिमन्यु, राघव, समीर, अक्षय, अर्जुन, हर्षवर्धन जी और अनुज कार्तिक अंदर आते हैं। वीरेंद्र जैसे ही सनम के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, सनम वीरेंद्र के हाथ को पकड़कर उसकी पीठ से लगा देती है और कहती है कोशिश भी मत करना वरना जला कर रख कर दूंगी, और एक जोरदार किक है वीरेंद्र पैरों के बीच में मारती है। वीरेंद्र जमीन पर गिर जाता है। वीरेंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह दर्द में बुरी तरीके से चिल्ला रहा था। तभी अचानक से गेट खुलता है और 1 दर्जन से ज्यादा बॉडीगार्ड अभिमन्यु, राघव, समीर, अक्षय, अर्जुन, हर्षवर्धन जी और अनुज कार्तिक अंदर आते हैं। अभिमन्यु की नज़र एक कोने में सिमट कर बैठी सनम पर जाती है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे डर की वजह से पीला पड़ गया हो, उसका वजूद कांप रहा था। ये देखकर अभिमन्यु, समीर भागकर जाकर सनम को अपनी बाहों में भर लेते हैं। वही वीरेंद्र सनम की एक्टिंग को देखकर सदमे में जा चुका था। जो लड़की थोड़ी देर पहले घायल शेरनी की तरह उसे मार काट रही थी, वह अपने सामने इन लोगों को देखकर एक मासूम मोम की गुड़िया बन गई थी। वीरेंद्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की को जानता भी है या नहीं। वही अक्षय और अर्जुन वीरेंद्र को उठाकर उसे मारना शुरू कर देते हैं। वीरेंद्र की हालत तो पहले ही खराब थी, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। अभिमन्यु अर्जुन की तरफ इशारा करके कहता है इसे मेरे जंगल वाले मेंशन में भेज दो, इसका क्या करना है मैं देख लूंगा। वही सनम डरी सहमी आवाज में कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। सनम की इतनी डरी हुई आवाज सुनकर वीरेंद्र हैरानी से उसकी तरफ देखता है और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है बहुत पछताओगे इस लड़की से शादी करके, ये जो दिखती है वह नहीं जो है वह दिखती नहीं है। सनम अभिमन्यु के सीने से अपनी जरा सी गर्दन निकालकर वीरेंद्र की तरफ गुस्से में देखने लगती है। सनम की वह खतरनाक आंखें देखकर वीरेंद्र अंदर तक कांप जाता है। अब उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने सनम को पहचाना, क्यों वह उसे पाना चाहता था, क्यों वह उससे बदला लेना चाहता था, क्यों वह उसकी जिंदगी में आया। ये लड़की शैतान थी, बल्कि शैतानों से भी बड़ी शैतान, यह उसकी जिंदगी नरक बना देगी। यही सोचकर वीरेंद्र का पूरा वजूद कांपने लगता है। उसकी आंखों में अब तक जितनी नफरत, जितना गुस्सा दिख रहा था, अब उससे भी कहीं ज्यादा डर दिख रहा था, सनम का डर। अभिमन्यु के बॉडीगार्ड्स जाकर वीरेंद्र को वहां से लेकर चले जाते हैं। वीरेंद्र जैसे ही उस जंगल के घर से बाहर निकलता है, वह तुरंत ही बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। सारे बॉडीगार्ड जंगल में उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन ये जंगल उसका था, उसका अपना घर। वह जंगल में कहाँ गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। वही अभिमन्यु सनम को अपनी बाहों में उठा लेता है और उस घर से बाहर आता है और एक इशारे पर उसे पूरे घर को ब्लास्ट कर दिया जाता है। बाहर आते ही अभिमन्यु को पता चलता है कि वीरेंद्र उसके बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर भाग गया है। अब तो अभिमन्यु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और अभिमन्यु को इतने गुस्से में देखकर अभिमन्यु का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड डर से कांप रहे थे। उनकी एक लापरवाही से इतना खतरनाक आदमी भाग गया था, इसीलिए वह अभिमन्यु की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभिमन्यु अभी अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था उसका असली चेहरा सनम के सामने आए और सनम डरे या उसके आसपास होने से वह खौफ खाए। इसीलिए अभिमन्यु खुद को शांत करके सनम को लेकर वहां से चला जाता है और उसके पीछे मल्होत्रा परिवार भी, सब लोग अभिमन्यु के पीछे निकल जाते हैं। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में बैठ सनम को लेकर वहां से चला जाता है, उसके पीछे ही मल्होत्रा फैमिली भी। लेकिन एक पेड़ के पीछे खड़ा वीरेंद्र खौफ से जाती हुई सनम की कार को देख रहा था। सनम पीछे घूमकर उस पेड़ के पीछे देखती है और अपनी 2 उंगलियों से आंखों का इशारा करती है, जिसे देख वीरेंद्र की रूह कांप जाती है। तकरीबन 1 घंटे बाद अभिमन्यु की कार मल्होत्रा मेंशन के बाहर रुकती है और सब लोग अंदर जाते हैं। अंदर रागिनी जी, सबका सबसे ज्यादा बुरा हाल तो दादी माँ का था। वही वैष्णवी जी वहां बैठी रागिनी जी को संभाल रही थी, लेकिन आंसू तो वैष्णवी जी की आंखों में भी थी। तभी सनम को आया देखा तारा भागकर उसके गले लग जाती है। वहीं सब लोग आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही वैष्णवी खड़ी होकर कहती है अगर आप सब लोगों को बुरा ना लगे तो मैं चाहती हूँ शादी तय समय पर ही हो, मैं अभिमन्यु के साथ बारात लेकर आती हूँ, तब तक आप सब सनम को तैयार कर दीजिए। शाम का वक्त था, इसीलिए सब लोग मान जाते हैं, क्योंकि पूरे शहर में सबको पता था शादी के बारे में तैयार हो जाता है। मल्होत्रा मेंशन को पहले ही दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, अब उसकी चमक देखते ही बन रही थी। वहीं सनम अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में चली जाती है और नहाकर बाहर आती है। सनम के चेहरे पर डर का एक रेशा मात्रा नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई दूसरी ही पर्सनैलिटी थी जो थोड़ी देर पहले अपने परिवार के साथ थी, वह दूसरी पर्सनैलिटी थी। सनम खुद को आईने में देखकर कहती है बहुत गलत किया तुमने वीरेंद्र, बहुत गलत, इसकी सजा मैं तुम्हें अपने हाथों से दूंगी, इसलिए तुम भागने में कामयाब रहे और जब अगली बार तुम्हारा और मेरा आमना सामना होगा ना, या तो तुम सुधर चुके होंगे या वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
तभी सनम के कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। सनम जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर महिमा, तारा, अक्षरा और उसके साथ ब्यूटिशियन खड़ी थी। ब्यूटिशियन को देखकर सनम अजीब सा मुंह बना लेती है तो महिमा कहती है, शादी के दिन एक दुल्हन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है और मैं चाहती हूँ कि तुम इतनी खूबसूरत लागो कि अभिमन्यु की नज़र तुम्हें छोड़ किसी दूसरे के पास कभी न जाए। अपनी भाभी की बात सुनकर सनम मुस्कुरा देती है और ब्यूटिशियन कमरे में आकर सनम का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही सनम का मेकअप पूरा होता है, ब्यूटिशियन उसे लहंगा देकर पहन के आने को बोलते हैं। जैसी सनम लहंगा पहन के आती है, सबकी आंखें उसे देखकर खुली को खुली रह जाती है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेकअप आर्टिस्ट सनम की तरफ देखकर कहती है, मैं आप बहुत सुंदर लग रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट ब्राइडल हो आप। तभी तारा अपना फोन निकाल कर सनम की पिक्चर फोटोज खींचकर ग्रुप में ऐड कर देती है। एक ग्रुप उनका फैमिली था और एक ग्रुप में अभिमन्यु को उसने आज ही ऐड किया था। जैसे ही अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में देख तीनों भाइयों की आंखें नम हो जाती है और वह सब धीरे धीरे करके सनम के कमरे की तरफ आने लगते हैं। अभिमन्यु जैसी सनम वह दुल्हन के रूप में देखता है, उसकी आंखों में मदहोशी जाने लगती है। वही तक अपनी शिद्दत भरी नजरों से सनम का चेहरा देख रहा था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मेकअप आर्टिस्ट सनम की तरफ देखकर कहती है, मैं आप बहुत सुंदर लग रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट ब्राइडल हो आप। तभी तारा अपना फोन निकाल कर सनम की पिक्चर फोटोज खींचकर ग्रुप में ऐड कर देती है। एक ग्रुप उनका फैमिली था और एक ग्रुप में अभिमन्यु को उसने आज ही ऐड किया था। जैसे ही अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में देख तीनों भाइयों की आंखें नम हो जाती है और वह सब धीरे धीरे करके सनम के कमरे की तरफ आने लगते हैं। अभिमन्यु जैसी सनम वह दुल्हन के रूप में देखता है, उसकी आंखों में मदहोशी जाने लगती है। वही तक अपनी शिद्दत भरी नजरों से सनम का चेहरा देख रहा था। सनम को देखते ही अभिमन्यु के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे देखकर अभिमन्यु का पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कभी अभिमन्यु को खुलकर मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज अभिमन्यु खुलकर मुस्कुरा रहा था। वैष्णवी जी तो जाने कितनी बार अपने बेटे की बलाई ले चुकी थी। अभिमन्यु और सनम एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और फिर दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। दोनों की आंखों में खुशी चमक रही थी। जयमाला होने की बाद पंडित जी दूल्हा दुल्हन को मंडप पर बुलाते हैं। मंडप पर बैठकर पंडित जी कहते हैं, कन्या का कन्यादान करने के लिए कन्या के माता पिता आगे आए। जैसे ही हर्षवर्धन जी और रागिनी चाहिए सुनते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सब कुछ सनम की आवाज सुनाई देती है, मैं चाहती हूँ मामा पापा के साथ साथ चाची माँ और चाचू भी मेरा कन्यादान करें। सनम की बात सुनकर अनुज जी के चेहरे पर एक न दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। चारों लोग मिलकर सनम का कन्यादान करते हैं और उसका हाथ हमेशा हमेशा के लिए अभिमन्यु को सौंप देते हैं। हर्षवर्धन जी और अनुज जी अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हमारी बेटी में थोड़ा सा बचपन है अभिमन्यु, लेकिन उसके इस बचपन को कभी खत्म मत होने देना। अभिमन्यु उन दोनों के सामने अपने हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। पंडित जी अभिमन्यु और सनम को फेरों के लिए खड़ा कर देते हैं। पहले 4 पैरों में सनम आगे रहती है, फिर 3 फेरों में अभिमन्यु आगे रहता है। तेरे पूरे होने के बाद वह दोनों फिर से अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, लेकिन अब दोनों का स्थान बदल चुका था। तभी पंडित जी अभिमन्यु की तरफ थाली बढ़ा देते हैं जिसमें सिंदूर रखा हुआ था। अभिमन्यु चांदी के सिक्के में सिंदूर लेकर सनम की मांग में भर देता है और सबके सामने बिना किसी शर्म के सनम के माथे को शिद्दत से चूम लेता है। उसके बाद वह मंगलसूत्र उठा सनम के गले में पहना देता है। तभी सबके कानों में पंडित जी की आवाज आती है, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी सनम और अभिमन्यु की तरफ देखकर कहते हैं, जाकर अपनी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। सनम और अभिमन्यु पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर बाकी सब बड़ों का। वहीं हर्षवर्धन जी की आंखों की आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। तीनों भाई एक एक कोना पड़कर आंसू बहा रहे थे। वैष्णवी जी मल्होत्रा परिवार के सामने हाथ जोड़कर रहती है, विदाई का वक्त हो गया है, विदाई कर दीजिए। ये सुनते ही सब लोग आंखों में आंसू आ जाते हैं। कार्तिक तो वहां से बाहर चला जाता है। सनम धीरे धीरे अपने पूरे परिवार से मिलती है और उसके आंसू बंद होने का नाम ही नहीं दे रही थी। तभी अक्षय, अर्जुन और समीर सनम को अभिमन्यु की कर में बिठा देते हैं। सनम इधर उधर देखकर कहती है, कार्तिक कहाँ है। जैसे सब लोग कार्तिक का नाम सुनते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि कार्तिक तो विदाई के वक्त यहाँ था ही नहीं। सब लोग कार्तिक को ढूंढ रहे थे। सनम गाड़ी से बाहर आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कार्तिक कहाँ है। कार्तिक घर के बैक साइड में झरने के पास बैठा हुआ था। सनम पीछे से जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। सनम काफी देर लगी है, फिर कहती है, छोटी माँ और छोटे पापा का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, होने की तकरीर नहीं होनी चाहिए। कार्तिक सनम को लेकर गाड़ी के पास आता है और गाड़ी में बैठा देता है, नारियल रखता है और उसके बाद सनम की गाड़ी वहां से विदा हो जाती है। पूरा मल्होत्रा परिवार रो रहा था, सबकी आंखों के आंसू पानी की तरह बह रहे थे। तारा सबकी तरफ देखकर कहती है, सनम ने आप सबकी जिम्मेदारी मुझे दी है, इसलिए आप सब लोग अब रोना बंद कीजिए और चलकर कुछ खा पी कर आराम कीजिए। कल तो सनम आएगी ना, पर फिर एक ही रस्म के लिए बड़ी मुश्किल से सबको शांत कराकर उनके कमरों में भेजकर सबके कमरों में खाना भेज देती है और खुद अपने कमरे में आकर रोने लगती है।
अक्षय पीछे से तारा को अपनी बाहों में भर्ती करता है। सबके आंसू पहुंचकर खुद क्यों छुपा रही हो। काफी देर बाद जब तारा शांत होती है तो अक्षय वही तारा को लेकर बेड पर लेट जाता है। धीरे धीरे दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। आधे घंटे बाद अभिमन्यु की कार राजावत मेंशन के बाहर आकर रुकती है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरे रास्ते पर फूलों का रास्ता बना हुआ था। आसमान से फूल गिर रहे थे। जैसे ही सनम गाड़ी से बाहर निकलती है उसके ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाने लगते हैं। चारों तरफ फूलों की बारिश हो रही थी। सनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वैष्णवी जी अभिमन्यु और सनम का तिलक कर उनके गृह प्रवेश करवा कर उन्हें घर के अंदर लाती है। फिर पूजा घर में ले जाकर सनम के हाथों दीपक जलवती हैं और उसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। इन्हीं सब में कब दोपहर हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। दादी माँ वैष्णवी जी की तरफ देखकर कहते हैं बेस भी बहुत, अब सनम बहू को उनके कमरे में भेज दो और वह आराम कर ले। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होगी और उसके बाद कल कुलदेवी के मंदिर जाएंगे और अभी सनम बहू को आप नीचे गेस्ट रूम में पहुंचाएगी, अभिमन्यु के कमरे में नहीं। जैसे ही अभिमन्यु ये सुनता है उसका मुंह बन जाता है, लेकिन वह रीति रिवाज को मानता था इसलिए बिना किसी से कोई सवाल किया अपने कमरे में चला जाता है। वैष्णवी जी सनम को अपने कमरे में ले आते हैं और कहती है बहू ये हमारा कमरा है और दुल्हन आप यहाँ आराम से कपड़े चेंज कर लीजिए, हम आपके ससुर जी को गेस्ट रूम में कपड़े देकर आते हैं। सनम हाँ बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सनम एक रेड कलर की सिंपल से साड़ी पहन कर आती है, बेड पर बैठ जाती है। कब सनम की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब वैष्णवी दीजी अपने कमरे में आती है तो देखते हैं कि सनम गहरी नींद में सो रही थी। उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़कर ऐसी सेट करके अपने कमरे से बाहर आ जाती है। अभिमन्यु अपने कपड़े बदलकर बेड पर लेटा हुआ था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उठकर बैठता है और कहता है जाना गेस्ट रूम में तो थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए। इसलिए वह इधर उधर देखता है तो इस वक्त हाल में कोई नहीं था तो अभिमन्यु गेस्ट रूम में चला जाता है। देखता है कि सनम बेड पर लेटी पूरी तरीके से खुद को ब्लैंकेट से कर किए हुए थे। ये देखकर अभिमन्यु पीछे से जाकर लेटकर सनम को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी अभिमन्यु के कानों में एक भरी और दमदार आवाज आती है, ये क्या हरकत है अभिमन्यु, आप अपने पिता में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो। जैसे ही अभिमन्यु की आवाज सुनता है वह एकदम बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। तभी राघवेंद्र जी अपना कंबल नीचे करते हैं। अपने पिता को देखकर अभिमन्यु जाता है और एम्बारासमेंट में इधर उधर देखने लगता है। वहीं अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली वैष्णवी जी अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। अभिमन्यु अपने माता पिता को इतना खुलकर मुस्कुराते देखा अजब सी मुस्कान देकर जल्दी से कमरे से बाहर आ जाता है। राघवेंद्र जी वैष्णवी जी की तरफ देखकर कहते हैं यह आपने क्या किया, जानते हो ना उसे कितना बुरा लग रहा होगा। वैष्णवी जी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहती है कुलदेवी की पूजा से पहले पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। जिस तरह से हमारा बेटा कल से मेरी बहू के पीछे दीवाना हुआ घूम रहा है, हम जान गए थे कि वह यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए हमने उन्हें अपने कमरे में सुलाया था। फिर दोनों ही आराम से बेड पर लेटकर आराम करने लगते हैं। वहीं अभिमन्यु हाल में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सनम को किस रूम में सुलाया गया है या वह किस रूम में है। अब वह कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम का समय हो चुका था, सब लोग हाल में बैठे हुए थे। अब सनम की मुंह दिखाई की रस्म थी, इसलिए वैष्णवी जी सनम को तैयार कर रही थी। सनम को इतनी सुंदर तरीके से राजस्थानी कपड़ों में तैयार हुआ देख वैष्णवी जी की आंखें नम हो जाती है। वह हमेशा से चाहती थी कि उनके एक बेटी हो और वह उसे अपने हाथों से तैयार करे, उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, लेकिन किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें बेटी नहीं हुई थी। ये दूसरा बच्चा ही नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने बेटे की दुल्हन अपने पसंद की लाना चाहती थी और सनम उनकी पसंद की दुल्हन थी, इसलिए वह सनम के साथ एक माँ जैसा बर्ताव कर रही थी। सनम के रूप को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर उसके चेहरे को दुपट्टे से ढककर उन्हें कमरे से बाहर ले आती है। सनम की मुंह दिखाई की रस्म होती है। सब लोग सनम के रूप को देखकर हैरान रह गए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। वही अपने बहू की तारीफ सुनकर दादी माँ और वैष्णवी जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वही अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी एक घर पर ही मुस्कुराहट थी। तभी एक बुजुर्ग औरत वैष्णवी जी और दादी माँ की तरफ देखकर कहती है रूप रंग से कुछ नहीं होता वैष्णवी बहू, देखते हैं आपकी बहू राजस्थानी नृत्य कर सकती है कि नहीं। जैसे ही सब लोगों को ये बात समझ आती है सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबसे ज्यादा तो अभिमन्यु हैरान था, क्योंकि वह जानता था सनम को राजस्थानी नृत्य नहीं आता है। वैष्णवी जी सबकी तरफ देखकर कहती है मेरी बहू राजस्थान की नहीं है, अगर उसे राजस्थानी नृत्य नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वह कोई सा भी नृत्य कर सकती है। वैष्णवी जी सनम को लाकर हाल में बीचों बीच खड़ा कर देती है। वही सनम सबकी तरफ देखकर फिर ढोल वालों की तरफ इशारा करती है। तभी ढोल बजने लगता है और सनम बहुत ही खूबसूरती से राजस्थानी डांस कर रही थी। ये देखकर तो अभिमन्यु भी हैरान था और साथ ही साथ वैष्णवी जी और दादी माँ
के चेहरे पर एक गर्व से भरी मुस्कुराहट आ गई थी कि उनकी बहू ने शादी से पहले सब कुछ सीख लिया था। थोड़ी देर में सारी औरतें खाना खाकर विदा हो जाती हैं। वैष्णवी जी सनम की तरफ देखकर कहती है, बेटा आप भी जाकर कपड़े चेंज करके आराम करो, कल सुबह जल्दी तैयार होना है क्योंकि कुलदेवी के मंदिर जाना है। सनम हाँ बोलकर फिर से वैष्णवी जी के कमरे में चली जाती है। वहीं हाल में बैठा अभिमन्यु अपनी तेरी नजरों से सनम को देख रहा था कि वह कहाँ जा रही है। सब थके हुए थे, दिन में सपना थोड़ा आराम ही किया था तो सब लोग फिर से जाकर अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। अभिमन्यु सोचता है कि वह सनम से मिलने जाए, लेकिन फिर दोपहर के हुए वाक्य को याद करके वह चुपचाप अपने कमरे में अपने ऑफिस का काम करने लगता है क्योंकि वह दिन में सो लिया था, इसीलिए उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह 4 बजे पूरा राजावत परिवार तैयार होकर हाल में अपनी नई बहू का इंतजार कर रहा था। कभी सीढ़ियों से आई हुई सनम पर सबकी नज़र पड़ती है। वैष्णवी की दादी माँ खुशी से भर जाती है क्योंकि उनकी बहू ने एक बार फिर राजस्थानी रूप रंगोड़ा हुआ था। अभिमन्यु को एक तक दीवानों की तरह सनम के रूप को देख रहा था। मांग में भर सिंदूर, गले में पहना मंगलसूत्र लाल कलर के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।